हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र और उसके अंगों को डिटेल से कवर करने वाले हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एक कहानी की तरह समझ आएगा और महत्वपूर्ण तथ्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र और उसके अंगों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एक कहानी की तरह हमें समझ आ जाए और कम से कम रटना पड़े। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन जो संगठन था, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। लेकिन दोस्तों, ये जो संगठन था दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया और बुरी तरह से असफल हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक नई संस्था की स्थापना की बात कही कि भैया एक नया संगठन हमें गठित करना चाहिए, और इनकी बात को सीरियस लिया गया। आगे चलकर 1945 में सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में स्थित है, यहाँ पर 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, जिसको अंग्रेजी में हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, यूएन कहते हैं। तो आशा करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया यूएन की आखिरकार स्थापना कैसे हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई आखिरकार संयुक्त राष्ट्र है क्या। तो देखिए, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे दुनिया में शांति बनाए रखने, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। कोई भी आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, तो भैया ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम है शांति को बनाए रखना, विभिन्न देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और जब यूएन बना था, इससे पहले कौन सी संस्था थी? लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ये क्लियर हो गया ना। अब कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि भाई यूएन चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो स्टार्टिंग में 50 देशों ने साइन किया था, बाद में इसमें पोलैंड भी शामिल हो गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और यूएन के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो 51 देश इसमें शामिल थे। नवीन सदस्य देश कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है भैया। तो दक्षिणी सूडान है दोस्तों। ठीक है, ये कब शामिल हुआ था? 14 जुलाई 2011 को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भैया यूएन में टोटल कितने देश हैं? तो 193 देश हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है भैया। ये कब शामिल हुआ था? तो 2011 में शामिल हुआ था। नवीनतम भी है और अंतिम भी है। इसके अलावा 2-3 बातें और याद रखिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र नाम जो है ये किसने दिया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये नाम दिया था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए जमीन को दान में दिया गया था, और जमीन दान में देने का श्रेय जाता है दोस्तों अमेरिकी उद्योगपति जॉन डी रॉकफेलर जूनियर को। ठीक है, ये जो अपने रॉकफेलर जूनियर हैं, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के लिए जमीन को दान में दिया था। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं कि भैया इनमें से कौन सी नहीं है, तो हमें याद रखना है कौन कौन सी है। ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे, चिंता नहीं करना है। तो संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? स्पेनिश, रूसी, जिसको हम रशियन भी बोल सकते हैं, फ्रेंच, अरबी, चीनी और इंग्लिश। ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इनको याद कैसे कर सकते हैं? तो इनको याद करने का आसान सा तरीका है, छोटी सी ट्रिक है, सरफेस। क्या है? सरफेस। एस से हो गया दोस्तों स्पेनिश, आर से रूसी या रशियन, एफ से फ्रेंच, ए से हो गया दोस्तों अरबी, सी से चीनी और ई से हो गया अपना इंग्लिश। ठीक है, सरफेस आपको याद रखना है। फेस की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, FACE इसकी स्पेलिंग है।
ठीक है। सरफेस याद रखिए, 6 आधिकारिक भाषाएं आपको याद हो जाएगी। अब ये जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, इनमें से अंग्रेजी और फ्रेंच को संयुक्त राष्ट्र की वर्किंग लैंग्वेज माना जाता है, जिनका उपयोग कामकाज में किया जाता है। इतना समझ गए ना दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग हैं, ये आपको पता होगा। इन 6 अंगों के लिए चिंता नहीं करना है, 6 अंग मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होता है, रटते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी, एक बार आप पढ़ लो। 6 अंग कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके बाद सुरक्षा परिषद है, फिर है अपना संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आशा करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों इन 6 अंगों को ट्रिक से याद कर लेते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान से सुन लो। देखिए 6 अंगों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? गेस्ट आई, जैसे मेहमान आई, यही पढ़िए। आई का मतलब क्या होता है सभी को पता है, लेकिन आप यहाँ पर आई ही पढ़ना है, ठीक है। गेस्ट आई यानी कोई मेहमान आ गई है भैया, है ना। किस तरह की मेहमान? इस तरह की मेहमान। इस इमेज को ध्यान में रखिए, आप भूलोगे नहीं। अगर ऐसी सुंदर कन्या घर पे आ जाए तो इसको भूलते नहीं हैं लोग। गेस्ट आई, तो जी से हो गया दोस्तों अपना, क्या हो गया? जनरल असेंबली। यू से हो गया दोस्तों अपना यूएन सेक्रेटरीट। ई से हो गया अपना गेस्ट का, ई से हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एस से हो गया दोस्तों अपना सिक्योरिटी काउंसिल। टी से हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल और आई से हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बस इतना याद रखिए कि भैया कोई गेस्ट आई थी, छक्के छूट गए थे, कितनी सुंदर गेस्ट कैसे आ सकती है, छक्के छूट गए थे, यानी 6 अंगों को याद करने की ये ट्रिक है, ठीक है। क्या ट्रिक है भैया अपनी? गेस्ट आई यानी मेहमान आई। ऐसी मेहमान आ जाए तो फिर तो आदमी कभी नहीं भूलता है, ठीक है। तो ये अपने 6 अंग याद हो गए। अगर आपको याद हो रहे हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। अब 6 अंगों को हम डिटेल से कवर करेंगे दोस्तों, और जो करंट की चीज़ें हैं ना, वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी अपडेट हुई है, वो भी हम कवर करेंगे और उनको ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो पहला अंग है अपना दोस्तों जनरल असेंबली, महासभा। ये क्या है? तो महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और इसका उपनाम क्या है? विश्व संसद। इसको विश्व संसद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दोस्तों सभी सदस्य देश शामिल होते हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको विश्व संसद कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से किसे विश्व संसद कहा जाता है? तो याद रखेंगे जनरल असेंबली को। समझ गए ना भैया। प्रत्येक देश जो है दोस्तों अपने 5 प्रतिनिधि इसमें भेजता है, परंतु वोट सिर्फ एक होगा। उदाहरण के तौर पर ये अपना प्यारा भारत है। भारत अपने ये जो जनरल असेंबली है इसमें 5 लोगों को भेज सकता है, लेकिन भारत जब वोट करेगा ना तो उसको एक माना जाएगा, यानी एक देश एक वोट के सिद्धांत पर ये जो अपनी जनरल असेंबली है ये काम करती है। बैठक दोस्तों सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है। समझ गए ना इतना। मतदान की अगर हम बात करें तो 2 तरह का यहाँ पर वोटिंग होता है। एक साधारण मामलों में जो मतदान होगा वो साधारण बहुमत से होगा, जैसे कि किसी दिवस की थीम की घोषणा करना है, जैसे टाइगर डे की थीम की घोषणा करना है, तो ये सभी काम जो है वो साधारण बहुमत से होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जैसे कि बजट को पारित करना, है ना। बजट पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी देश में शांति सेना भेजना, किसको सदस्य बनाना है नहीं बनाना है, तो इन सभी के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। कार्य क्या होता है भैया अपनी महासभा का? तो बजट पारित करना, जैसे कि सभी देश अपना अपना बजट पारित करते हैं, उसी तरह से महासभा अपना बजट पारित करती है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को चुनना, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और नए सदस्यों की सिफारिश करना, ये सभी काम होते हैं दोस्तों जनरल असेंबली के। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का एक अंग हो गया। अब दूसरे अंग की बात करते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को ट्रिक से याद करेंगे, चिंता नहीं करना है। क्या है अपनी दूसरा अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। तो यह जो है दोस्तों सबसे शक्तिशाली अंग है, ठीक है, जो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। बस भैया ये नाम का शक्तिशाली अंग है, कुछ नहीं कर पा रहा है अभी के टाइम पे, है ना। तो ये याद रखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र के अंग है ना उसमें से सबसे शक्तिशाली अंग है सुरक्षा परिषद। इसको विश्व का प्रहरी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से विश्व का प्रहरी किसको
किसको कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। इसमें दोस्तों टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी मेंबर होते हैं। 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं? तो फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। टोटल 15 होते हैं। 15 में से 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो पहले 5 ये कौन कौन से हैं ये आपको याद होंगे, लेकिन जिनको याद नहीं है उनको याद करवा देता हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है इनके नामों को याद करने की, और वो ट्रिक है फ्रेस। एफ से हो गया फ्रांस, आर से हो गया रशिया, ए से हो गया अमेरिका, सी से हो गया दोस्तों अपना चाइना, और ई से हो गया दोस्तों अपना इंग्लैंड। देखिए ये जो अपनी सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 जो स्थायी हैं वो ये हैं टोटल, ठीक है। 5 स्थायी सदस्यों के नाम याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? फ्रेस। एफ से क्या हो गया? फ्रांस, आर से हो गया रशिया, ए से हो गया दोस्तों अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। इतना समझ गए ना? देखिए टोटल 15 सदस्य होते हैं, और ये जो अपने 5 सदस्य हैं ना, इन 5 के पास में वीटो पावर है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। समझ गए ना भैया? अब ये पूरा मामला करंट अफेयर्स का है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, चिंता नहीं करना। देखो 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जून 2026 में 5 सदस्य देशों को चुना जा चुका है। देखिए जून 2026 में चुना गया है, किसने देशों को? 5 सदस्य देशों को, ठीक है। इस वजह से ये करंट का मामला आ जाता है। तो ये 5 सदस्य देश कौन कौन से हैं भैया, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी से स्टार्ट होगा? तो ये 5 सदस्य देश हैं जिम्बाब्वे, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रिया, त्रिनिदाद और टोबैगो और पुर्तगाल, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जीके ओटीपी, जो हमारे मोबाइल में ओटीपी आता है ना वो, ठीक है। तो जीके का ओटीपी आ रहा है भैया। जी से क्या हो गया अपना जिम्बाब्वे, के से हो गया किर्गिस्तान, जी से क्या हो गया जिम्बाब्वे और के से क्या हो गया किर्गिस्तान, ओ से हो गया दोस्तों ऑस्ट्रिया, पी से हो गया अपना पुर्तगाल और टी से हो गया त्रिनिदाद और टोबैगो। इतना याद रखिए, जीके ओटीपी, जीके ओटीपी, ये याद हो गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सुरक्षा परिषद के कुछ कार्य और उद्देश्य होते हैं, उन्हें अब हम समझ लेते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य होता है युद्ध को रोकना, शांति स्थापना के लिए कदम उठाना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, शांति सेना भेजना किसी देश में, ठीक है, और सैन्य कार्यवाही की अनुमति देना। तो ये कुछ प्रमुख कार्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, लेकिन इसका कोई विशेष महत्व भी बचा नहीं है। देखो अमेरिका किसी पर भी हमला कर देता है, युद्ध को रोक पा रही है क्या सुरक्षा परिषद? नहीं रोक पा रही है। शांति की स्थापना हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही है। ईरान पर चढ़ बैठ रहा है अमेरिका, जबरदस्ती ही उस पर बम दागे जा रहे हैं, ठीक है। आर्थिक प्रतिबंध ये लगा नहीं पा रही है। अमेरिका पर प्रतिबंध लगाए तब जाकर हम समझेंगे कि हाँ भैया ये एक्शन में है। तो कुछ भी तो नहीं कर पा रही है, तो इसका महत्व बचा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी बातें हैं, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा सुरक्षा परिषद के बारे में। अब अगला अंग है दोस्तों अपना आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। ये जो अंग है यह अंग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से जुड़े मामलों पर काम करता है। इसमें दोस्तों टोटल 54 सदस्य देश शामिल होते हैं, और महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। और ये जो अपनी आर्थिक सामाजिक परिषद है इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। याद रखेंगे कि भैया कितने सदस्य देश शामिल हैं इसमें, कितने वर्ष के लिए इनको चुना जाता है, और वर्ष में कितनी बार बैठक होती है। थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगर हम उल्टा पढ़ें तो 2, 3, 4, 5 इस तरह से थोड़ा आप माइंड में इसको रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें, कार्यों की बात करें, तो आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सतत विकास लक्ष्य यानी जो एसडीजी हैं उनकी निगरानी करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार और जीवन स्तर पर काम करना, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों जैसे कि WHO और यूनेस्को के साथ में समन्वय स्थापित करना। तो ये कुछ प्रमुख कार्य और उद्देश्य हैं किसके? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। दोस्तों अगर आपको एसडीजी याद नहीं है, जो अपने 17 सतत विकास लक्ष्य है ना, वो अगर आपको याद नहीं है कि पहले नंबर पर कौन सा है, 7वां कौन सा है, 9वां कौन सा है, तो इन सभी को मैंने एक ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाया है। आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों ये जो अपनी आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं,
ये भी देखिएगा। देखिए दोस्तों, WHO, यूनेस्को और ये जो अपना यूनिसेफ है, ये सभी इसी के अधीन काम करते हैं। यह सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से यूएन का सबसे सक्रिय अंग है। कौन है भैया? अपना आर्थिक और सामाजिक परिषद। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अपनी न्यास परिषद की। दोस्तों, यह अंग उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने और उनकी निगरानी करने के लिए बनाया गया था। अब इसका कोई महत्व बचा नहीं है, क्योंकि लगभग क्या सभी उपनिवेश जो हैं वो स्वतंत्र हो चुके हैं, तो ये सक्रिय नहीं है। इसमें दोस्तों टोटल 5 सदस्य हुआ करते थे, जो कि सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य थे ना, वो इसमें शामिल थे। लेकिन अब ये सक्रिय नहीं है, क्योंकि सभी उपनिवेश अब स्वतंत्र हो चुके हैं। अब देखिए, इसका कार्य था ट्रस्ट क्षेत्र को स्वतंत्रता दिलाना। अब ट्रस्ट क्षेत्र क्या होता है, तो ये मत पढ़िए, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा देश है। पहले किसी देश का उपनिवेश हुआ करता था। यहाँ के लोगों को स्वशासन क्या होता है ये भी समझ नहीं आ रहा है, स्वतंत्रता क्या होती है ये भी पता नहीं है, यहाँ का प्रशासन भी बिगड़ा हुआ है। तो यूएन ने क्या किया, इसको ट्रस्ट क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक विकसित देश है जैसे कि अमेरिका, तो यूएन ने अमेरिका से कहा कि भैया ये जो ट्रस्ट क्षेत्र है इसे हम आपको सौंप रहे हैं, अमेरिका को सौंप रहे हैं, और आपका ये कर्तव्य है कि इस ट्रस्ट क्षेत्र के लोगों को स्वशासन क्या होता है ये सब कुछ सिखाओ, प्रशासन कैसे चलाया जाता है ये सब कुछ सिखाओ, स्वतंत्रता क्या होती है ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ के विकास की जिम्मेदारी किसको दे दी? अमेरिका को दे दी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों ट्रस्ट क्षेत्र। ट्रस्ट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी जिम्मेदारी किसी विकसित देश को दे दी जाती है यूएन द्वारा, ताकि वहाँ का प्रशासन चलाया जा सके, वहाँ के लोगों को स्वशासन या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की जा सके। और अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र था दोस्तों पालाऊ। ठीक है, ये 1994 में स्वतंत्र हो चुका है। तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, आप इसको ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें तो भी ज़रूरत इसकी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का एक ये न्यायिक अंग है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो देशों के बीच में कानूनी विवाद का निपटारा करता है। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर 9 साल के लिए इन 15 न्यायाधीशों को चुनती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं। इसके डिटेल बताने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ पीडीएफ के बारे में। जिनको पीडीएफ की जानकारी है वो लोग भैया अभी जो मैं बात कहूँगा उसको स्किप कर देना। देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, और वीआईपी ग्रुप के लिए मैंने 4 प्लान रखे हैं। एक है 49 रुपीज़ का, जिसमें उस वीआईपी ग्रुप आपको 1 महीने का एक्सेस मिलेगा वीआईपी ग्रुप का। ठीक है, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना वो सभी आपको इस 49 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी, और पुरानी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगला प्लान है 99 रुपीज़ का, जिसमें उस वीआईपी ग्रुप की एक्सेस है 3 महीने की। 3 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, और पुरानी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। फिर अगला प्लान है 199 और 399 का। 199 में वीआईपी ग्रुप का एक्सेस है 6 महीने का, और 399 में एक्सेस है दोस्तों 12 महीने का। यानी 12 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना वो सभी आपको उपलब्ध हो जाएगी, और पुरानी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप चाहें तो कोई सा भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @UPSC.4PDF @UPSC.4PDF। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको अपने चैनल का लोगो दिख जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन पीडीएफ लिख देना, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पीडीएफ की जानकारी। हम क्या पढ़ रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि एक न्यायिक अंग है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 साल के लिए इनको चुना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देशों के बीच में विवादों को निपटारा करना, कानूनी सलाह देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करना। यहाँ पर एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि अध्यक्ष का जो चुनाव है ना दोस्तों केवल 3 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा? 9 साल का, है ना। यानी एक न्यायाधीश 9 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन जो अध्यक्ष होगा ना वो केवल 3 साल के लिए चुना जाएगा। और वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों यूजी इवासावा। कौन है? यूजी इवासावा। इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा।
इन्हें मार्च 2025 में अध्यक्ष चुना गया था और इनका कार्यकाल चलेगा फरवरी 2027 तक। यानी फरवरी 2027 के बाद में अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसको अपडेट कर लेना। अब आप में से कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया 2025 में चुना गया, 2027 तक कार्यकाल चलेगा, तो ये तो 2 साल का कार्यकाल हुआ। आप तो बता रहे हो कि अध्यक्ष 3 साल के लिए चुना जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए दोस्तों, ये जो अपने यूजी इवासावा है ना, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए इसलिए है क्योंकि जब ये अध्यक्ष बने तो इससे पहले एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था नवाब सलाम। समझ लेना ध्यान से, ठीक है? नवाब सलाम। नवाब सलाम जो है दोस्तों 3 साल के लिए चुने गए थे। 2024 में इनका चुनाव हुआ था और 2027 तक ये अध्यक्ष रहने वाले थे। लेकिन नवाब सलाम जो है दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए। अब जैसे ही नवाब सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके नियमों के अनुसार यदि कोई अध्यक्ष बीच में अपना पद छोड़ देता है तो जो नया व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा ना, वो शेष कार्यकाल के लिए ही बनेगा, है ना? टोटल 3 सालों के लिए वो नहीं बनेगा। जितना कार्यकाल बचा है ना, उतने कार्यकाल के लिए ही बनेगा। इसी वजह से मार्च 2025 में यूजी इवासावा को अध्यक्ष बनाया गया और इनका कार्यकाल चलेगा फरवरी 2027 तक। समझ गए ना भैया? ठीक है, तो ये शेष कार्यकाल के लिए चुने गए थे। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलाम। ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं दलवीर भंडारी। अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासावा। और भारत की ओर से न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी। टोटल 15 है ना भैया, तो इन्हीं 15 में से एक हैं अपने दलवीर भंडारी और इनका कार्यकाल चलेगा दोस्तों 2027 तक। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। तो ये जो अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। केवल जो देश है ना दोस्तों वो ही इस अदालत में केस कर सकते हैं। कोई व्यक्ति या संस्था इस अदालत में यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस नहीं कर सकती। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो थे नगेंद्र सिंह। कौन थे भैया? नगेंद्र सिंह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आपको कमेंट भी करना है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। अब संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से अपना अंतिम बच गया है सचिवालय। दोस्तों ये जो अपना सचिवालय है ये संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है जो यूएन के सभी अंगों के लिए काम करता है। सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इसका प्रमुख महासचिव होता है। कार्यकाल महासचिव का 5 वर्षों का होता है। काम क्या है इसका? तो रोजाना के काम करना, शांति मिशन भेजना है नहीं भेजना, इस पर चर्चा करना और नीतियों को लागू करना। पहले महासचिव कौन थे आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ट्रिगवे ली। याद रखेंगे जो अपना संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है उसके पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवे ली। यूएन के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? तो इनका नाम है दोस्तों बुटरोस घाली। इनका संबंध कहाँ से है? मिस्र से है। इसके बाद यूएन के पहले अश्वेत अफ्रीकी महासचिव कौन रहे? तो घाना के कोफी अन्नान। दोनों को याद रखिएगा। वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। यानी भैया 31 दिसंबर 2026 के बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको अपडेट कर लेना। ये नहीं बोलना है कि आपने गलत बता दिया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 31 दिसंबर तक इनका कार्यकाल चलेगा वर्तमान महासचिव का, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। तो आशा करता हूँ इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है जिस पर बहुत सारा कंटेंट मैं फ्री में उपलब्ध करवा देता रहता हूँ, जिसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।